हाँ जी, आज हम आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं आरपीएससी के हमारे भाई टॉपर हैं और इनसे ही जानेंगे इनकी जर्नी। नाम है इनका जसवंत सिंह और अब आगे की जर्नी इनसे ही जानते हैं। तो हाँ जी सर, सबसे पहले ये बताइए आपने कौन कौन से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रखे हैं और क्या आपकी अब तक की जर्नी है। आप जो अब पहुँचे हैं यहाँ तक स्कूल लेक्चरर तक, तो वो कहाँ कहाँ से होके पहुँचे हैं अभी आप? सबसे पहले मोहित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना जो यूजी था वो महाराजा कॉलेज से किया। उसके बाद एमएससी किया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से, एमएससी बीएड। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिए आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2022 और उसके बाद सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड वाला 2022 दिया था। उन दोनों में प्रोविजनली सिलेक्टेड हूँ और साथ में ही मैंने जैसे एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ वो भी क्वालिफाइड किया था। फिर उसके बाद केवीएस और एनवीएस के एग्ज़ाम हुए थे। तो एनवीएस में मैं रिटन क्लियर था, लेकिन चूंकि उसमें शायद पोस्टें बहुत कम थी तो मैं फाइनली नहीं हो पाया था। और केवीएस में भी मैं जो है रिटन क्वालिफाइड हूँ। अभी केवीएस का फाइनल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसमें भी मैं रिटन क्वालिफाइड हूँ। ये एग्ज़ाम है। उसके बाद एक एग्ज़ाम हुआ था राजस्थान में मैथमेटिक्स में, सेट का हुआ था, ये काफ़ी साल बाद सेट हाँ, का। हुआ था 2013 के बाद। हाँ, तो सेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई है मेरा। और मैथमेटिक्स में मेरा नेट जीआरएफ है 180 ऑल इंडिया रैंक के साथ। ये मेरे एग्ज़ाम थे। ये बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आप इतने बच्चों का प्रोत्साहन बने, आगे आने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आप प्रोत्साहन का काम करेंगे और हमको ये आशा भी है कि आप उनको लाभान्वित करते रहेंगे अपने मार्गदर्शन के द्वारा। चलो, ये तो अब तैयारी के बारे में जानते हैं कि इतने एग्ज़ाम क्वालिफाई ऐसे ही तो होते नहीं हैं, उसके लिए कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है और क्या क्या पाठ्य पुस्तकें हैं, ऐसी बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि कम से कम कितना ड्यूरेशन हमें आरपीएससी स्कूल लेक्चरर के लिए तैयारी करनी है, तो पूरा सिलेबस करने के लिए हमें कम से कम कितना ड्यूरेशन टाइम चाहिएगा, कितना टाइम चाहिएगा मिनिमम, ये बताइए आप सर। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आरपीएससी की है वो है टाइम ड्यूरेशन। एक्चुअल में अगर आप सही टाइम पे सही डिसीजन लेकर अगर तैयारी स्टार्ट करते हो तो मैं मानता हूँ आपको सफलता जल्दी मिल जाती है, और आप चाहो तो हो सकता है पहली बार में मिल सकती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहली बात तो किसी वैकेंसी का वेट नहीं करना पड़ेगा। पहली बात, आप अगर ये सोचोगे कि वैकेंसी आएगी तभी स्टार्ट करेंगे, तभी तैयारी करेंगे, तो उसमें हो तो नहीं पाएगा। वहाँ पे फिर आप जो है उसमें नहीं हो पाएगा। फिर वहाँ पे आप जो है सफ़र कर जाओगे। तो मेरा ये मानना है कि आप किसी भी अगर आरपीएससी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की तैयारी करना चाहते हो तो उसमें आपको कम से कम अगर मैथमेटिक्स से हो तो मेरा मानना है एवरेज स्टूडेंट के लिए, एवरेज स्टूडेंट के 1 साल कम से कम चाहिए। 12 महीना कम से कम उसको चाहिए ही चाहिए। जब तक वो 12 महीना अच्छे से चीज़ों को कवर नहीं करेगा, मेरे को नहीं लगता उसका जो है इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है किसी का हो गया हो, मैं जनरल एग्जाम कोई सुपीरियर स्टूडेंट बात कर रहे हैं, एवरेज स्टूडेंट, लेकिन मैं एक जनरल चीज़ कह रहा हूँ कि लगभग आपको जो है 1 साल आपको जो है सब्जेक्ट्स को जो है स्ट्रॉन्ग करने में लगेगा ही लगेगा। क्योंकि अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ आरपीएससी सेकंड ग्रेड की और फर्स्ट ग्रेड की भी बात कर लेता हूँ। दोनों में मैथमेटिक्स में अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो ग्रेजुएशन दोनों में सेम टॉपिक्स हैं। 11th-12th उसमें भी वही सेम टॉपिक्स हैं, वही है। लगभग 70% सिलेबस जो है दोनों का सिमिलर है। मेरा मानना ये है कि आप 1 से 1.5 साल पहले अगर तैयारी स्टार्ट करते हो, अगर आपने पिछला सेकंड ग्रेड दिया है, फर्स्ट ग्रेड दिया है और आपको लग रहा है कि आपका नहीं हुआ किसी कारणवश, या जो बच्चे फ्रेशर्स हैं जिन्होंने बीएड किया है या जिन्होंने मास्टर्स किया है मैथमेटिक्स में, वो चाहते हैं कि उनको फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की जॉब करनी है या उनको लेनी है, उनको अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए पहली बात। और उनको अभी मेन मोटिव क्या होना चाहिए कि अभी, क्योंकि दोनों ग्रेडों की वैकेंसी है तो उसमें क्या कौन सी कब आएगी, पहले कौन सी आएगी बाद में कौन सी आएगी, फिर आ भी जाती है तो दोनों में 2-3 महीने का डिफरेंस रहता है। तो मेरा मानना ये है कि मैथमेटिक्स के स्टूडेंटों को कंबाइंड तैयारी कर सकते हैं, जो जिनकी एमएससी हुई है। जो बच्चे एमएससी बीएड है वो कर सकते हैं, बाकी जिनकी एमएससी बीएड नहीं है वो स्पेशली सेकंड ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। 70% सिलेबस तो दोनों का सेम है। उसमें सबसे पहले मैं अगर बात करूँ 11th-12th की, तो 11th-12th में दोनों में सेम सिलेबस है। सेकंड ग्रेड का भी सेम है, फर्स्ट ग्रेड का भी लगभग सेम है, कुछ टॉपिक एक दो हैं जो अलग है। उसमें मैं अगर आपको सेल्फ स्टडी और कोचिंग, 2 चीज़ें आपके पास। अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल फ्रेशर हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कोचिंग्स ले सकते हैं। कोचिंग में मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे
जयपुर में अच्छी अच्छी कोचिंग्स हैं। तो IIM में मैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने IIM से कोचिंग लिया था, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको IIM जयपुर कोचिंग के मामले में। और अच्छी अच्छी कोचिंग आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, कि जिस आपकी लोकेलिटी है उस हिसाब से नियर बाई कोचिंग अगर अरेंजमेंट है, आपका समझने का सिस्टम बेहतर और आपको लग रहा है आप कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन ले सकते हैं। पहली बात ये है, कोचिंग की बात आपकी हो गई। और दूसरी बात, अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो सेल्फ आपने अगर पहले कोई तैयारी की हुई है, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड दिया हुआ है, तो आप इजीली जो है सेल्फ भी कर सकते हैं। तो सेल्फ में मैं अगर बुक्स की बात करता हूँ, तो बुक्स में बेसिकली 2 टाइप की बुक्स आपके पास अवेलेबल हैं। एक तो आपके पास एक SR सैनी की बुक चलती है, लगभग सब बच्चे इनके बारे में जानते हैं। जो JEE के लिए चलती है, JEE में चलती है 11th और 12th के लिए। उसके 2 पार्ट्स आते हैं SR सैनी के, वो दोनों पार्ट उसमें मतलब जो 11th 12th के लिए वो मेरा हिसाब से बहुत मोर देन सफिशियंट है, उसको आप कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं आती। या फिर आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर रखा है चाहे आपने, तो वहाँ कोचिंग का जो मटेरियल मिलता है वो नो डाउट अच्छा मिलता है। वो भी मटेरियल भी अल्टीमेटली जो है इन्हीं बुक्स के माध्यम से या लेके ही बनाया गया होता है। तो आप डायरेक्टली कोचिंग के जो अपने कोचिंग के जो टेस्ट हैं, DPPs हैं, और इसके अलावा जो आपकी सीट्स हैं वो भी आप ले सकते हो। ये तो हो जाती है आपको कौन सी बुक्स लेनी है। या फिर बुक्स के मामले में दूसरी टाइप की बुक और है जो राजस्थान बोर्ड में चलती थी 2013 की, वो बुक्स भी 2010 के आसपास जो सिलेबस चलता था NCERT से पहले, जो RBSC का सिलेबस चलता था, जिसमें क्या है 4 से 5 बुक्स आती थी, 11th की अलग से, 12th की। वो बुक्स आप इजीली ले सकते हो, मिल जाती हैं आजकल, हार्ड कॉपी उसकी सबकी अवेलेबल रहती है, उनके थ्रू भी आप जो है देख सकते हो, अच्छे से इनको प्रिपेयर कर सकते हो। अब प्रिपरेशन में क्या है कि सबसे पहले आप टॉपिक बाई टॉपिक तैयार करो, और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चंस आप मैक्सिमम से मैक्सिमम निकालो, किसी भी बुक या शीट से टॉपिक किया, उसके बाद उनके क्वेश्चन सॉल्व आप लिखिए, ये आपका कंप्लीट करना है। और साथ में मेरा मानना ये है कि चूंकि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में जो अभी जो प्रीवियस पेपर हुए हैं, उनमें हमने देखा है कि 11th 12th का जो पोर्शन है वो कम वो अगर हम कंपेयर करें नेट लास्ट ईयर्स के जो एग्जाम हुए हैं उनके अकॉर्डिंग जो है 11th 12th का पोर्शन कम है, और ग्रेजुएशन पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है। तो ग्रेजुएशन के लिए आपको क्या करना है, 11th 12th को आपको साथ में लेके चलना है, साथ में आपको ग्रेजुएशन भी आप लेके चल सकते हो। ग्रेजुएशन का कोई एक टॉपिक उठा लिया कि साहब ग्रेजुएशन में 8 से 10 टॉपिक हैं, जैसे ग्रेड सेकंड की बात करूँ तो आपने स्टार्ट कर दिया कि आपने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से किया, या आपने स्टार्ट किया किसी भी टॉपिक से आप स्टार्ट कर सकते हो जो आपको इजी लगे। हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको अच्छा नहीं लगता हो, उसको कोई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गई या फिर कैलकुलस से आप स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप बेसिकली वेक्टर कैलकुलस से स्टार्ट कर सकते हो। तो एक टॉपिक जो है आप ग्रेजुएशन का चलने में, और एक टॉपिक 11th 12th का, इस टाइप से आप उनको कवर करते हैं। अब मैंने 11th 12th में आपको बुक्स बताई दी थी, SR सैनी या क्या मटेरियल है की जो पुरानी किताबें चल रही हैं, आप कैसे कोचिंग करना चाहते हो वो आपके हिसाब से आप ले कर सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो है ग्रेजुएशन की बुक्स की बात करता हूँ मैं। तो ग्रेजुएशन में बुक्स जो हैं वो हमारे पास 2 ही बुक्स अवेलेबल हैं, और जो है अच्छे अच्छे ऑथर्स की अलग अलग बुक है, वो आपको पढ़ने की कोई ज़रूरी नहीं है। आप बेसिकली JPH या नवकार पब्लिकेशन की कोई सी बुक आपको जो अच्छी लगे, दोनों एक दूसरे के ये मान सकते हो, दोनों सिमिलर बुक हैं, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस भी कुछ नहीं है, क्वेश्चंस भी लगभग सेम ही हैं। तो आप JPH ले सकते हो, या फिर आप नवकार पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। पूरा पेपर जो है JPH और नवकार की पब्लिकेशन की बुक से ही आता है, लेकिन ग्रेजुएशन का, लेकिन आप उस पर डिपेंड करता है कि आपने उनको कितनी बार किया है। उनको करने के लिए मेरा मानना ये है कि कम से कम 3 से 4 बार आपको एक बुक करनी ही पड़ेगी। क्योंकि ग्रेजुएशन है तो क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन में अच्छे से तैयारी नहीं की होती, कुछ फर्स्ट बार पढ़ते हैं, जिन्होंने पहले भी तैयार कर रखी है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको कम से कम मेरा मानना है कि जब तक एग्जाम आपका नहीं होता उससे पहले वो मिनिमम 3, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आप 5 बार करो, 10 बार करो, 8 बार करो, टाइम के अकॉर्डिंग करो। इस टाइप से आप जो है ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकते हो, और ऐसे 11th 12th मैंने आपको बताई दिया। अब एक सबसे बड़ी जो मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, फिर साइंस बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट हैं, मैथमेटिक्स के साथ वो भी उनको भी फायदा मिलेगा इस चीज़ से, कि चाहे मैथमेटिक्स हो गई या फिजिक्स हो गई या केमिस्ट्री हो गई या बायोलॉजी वाले जितने भी हैं। अब उनको सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि उन्होंने क्या है कि जीके की जो जीके जीएस वाला जो कोर्स है वो तैयार करने में उनको थोड़ा बोरिंग लगता है, कि कैसे हिस्ट्री, इतने सारे अलग अलग उसमें वेराइटीज़ हैं कि कहाँ पॉलिटी भी पढ़नी है, इकोनॉमी भी पढ़नी है, इंडिया का भी पढ़ना है, राजस्थान का भी पढ़ना है, तो वो कैसे मतलब इसके साथ मैनेज करें।
क्योंकि लेक्चरशिप के यदि सिलेबस की बात करें फर्स्ट ग्रेड की और या फिर बात करें सेकंड ग्रेड के सिलेबस की, तो सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत वाइड हो जाता है कि इसमें क्या है कि आपको 11वीं 12वीं भी पढ़ना है, ग्रेजुएशन की इतनी सारी बुक्स हैं, 13-14 बुक्स हो जाती हैं, वो भी करनी है, फिर साथ में टीचिंग मेथड का भी ठीक ठाक वो है 40 नंबर का वो भी आता है, तो वो भी कहीं ना कहीं इग्नोर नहीं करना, वो भी करना है क्योंकि स्कोरिंग पोर्सन रहता है। तो कैसे जीके जीएस वाला कैसे मैनेज करें, सबसे बड़ी बात यही है। और फिर क्योंकि सब्जेक्ट तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन अब जो 40% का जो बैरियर लगा दिया है, तो कहीं ना कहीं जीके जीएस भी मैनेज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो वो कैसे मैनेज करें, ये मेरा और आपसे क्वेश्चन है। देखिए सर, जीके जीएस मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने जो आपको जो टाइम ड्यूरेशन आपको बताया था, आप मेरे से पूछ रहे हो कितने टाइम में तैयारी करनी चाहिए, कितने टाइम तक करनी चाहिए, इसीलिए मैंने मिनिमम 1 साल बताया आपको, 8 से 10 महीने 1 साल तक। क्यों? क्योंकि आप 11th-12th को करोगे कम से कम 2 से 3 घंटे डेली के 11th-12th को दे रहे हो, आप ग्रेजुएशन के दे रहे हो 2-3 घंटे, बाकी का जो टाइम आपके पास बच रहा है 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे लगा लो, 5 घंटे नहीं 4 घंटे की समथिंग, उसको आपको जीएस को देना ही पड़ेगा, रेगुलरली देना पड़ेगा। आप ये मान के चल लो कि एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, आए नहीं आए वो, तब आप जीएस तैयार करोगे, इट इज नॉट पॉसिबल, वो ऐसा होता नहीं है। क्योंकि मैंने मेरे साथ के इतने दोस्त देखे हैं, इतने अच्छे इंटेलिजेंट, मैथमेटिक्स मतलब बहुत अव्वल दर्जे की, जिनका नेट जेआरएफ हो रखा है, लेकिन वो किसी न किसी कारणवश, क्योंकि जीके में उन्होंने यही था कि उन्होंने लेट तैयारी स्टार्ट की जीके की, आरपीएससी में उनका नहीं हो, तो फिर आरपीएससी में उनका नहीं होगा, अब वो वापस से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनका हो जाता अगर वो जीके तैयारी करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि आपको मैथमेटिक्स के साथ जीके को पैरेलली चलाना पड़ेगा। उसमें आपको, आप सारे जीके के सब्जेक्ट है तो उसमें 1 बाय 1 कवर करो। जैसे कि आपने जीके का कोई एक पोर्शन उठा लिया, कोई एक टॉपिक ले लिया, आप कोचिंग आपने ले रखी है, जैसे वो आपकी सूटेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि आपको कोचिंग ज्वाइन करनी है या आपको ऑनलाइन लेना है। अगर मैं फॉर एग्जांपल मेरी अगर बात करूँ, मैंने ऑनलाइन लिया था, मेरी मतलब मैथमेटिक्स की पैरेलली चल रही थी, साथ में मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया जीके का। किसी भी कोचिंग का आप ले सकते हो, सबके सही रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कोर्स लिया, उसकी डेली की मैंने क्या 1 या 2 वीडियो देख ली किसी एक सब्जेक्ट की और नोट्स बना लिए। दूसरा उसके साथ किसी एक टॉपिक, एक के साथ किसी दूसरे टॉपिक को और मैंने रनिंग में रखा, ठीक है। एक को मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, साथ में एक दूसरा टॉपिक, जैसे मेरे साथ में जैसे कि सेल पढ़ लेता था, जैसे साइकोलॉजी में सेल पढ़ लिया, जैसे तो साथ में साइकोलॉजी की 1 घंटा पढ़ लिया। बाकी जीके में जैसे मैंने पॉलिटी स्टार्ट की, तो मैं पॉलिटी 2 घंटे लेक्चर देखा। तो स्टार्टिंग में 1-2 महीने तक तो ऐसे लगता है कि जितना लेक्चर चलते हैं उतना ही मटेरियल मिलता है, तो वो कम ही रहता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप लेक्चर्स देखते जाते हो, तो वीडियो आप जो आपका जो मटेरियल है वो बढ़ता जाता है, तो आपको पढ़ने में भी जो है इंटरेस्ट भी आना लगेगा। ऐसे आप 1 बाय 1 सब्जेक्ट कवर कर सकते हो। जैसे आपने स्टार्टिंग में मेरे हिसाब से आपको हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से स्टार्ट करना चाहिए, कुछ वाइड पोर्सन है, क्वेश्चन भी काफ़ी सारे उनसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आप पॉलिटी ले सकते हो, ज्योग्राफी ले सकते हो राजस्थान की, फर्स्ट सेकंड ग्रेड वालों के लिए। और अगर आप पहले आपको मेरे हिसाब से जो कंबाइंड जो टॉप सिलेबस है, जैसे आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी और पॉलिटी का कुछ कंबाइंड है, उनको आप एक साथ तैयार कर सकते हो। उसके बाद आप अलग से भी जो है, जैसे फर्स्ट ग्रेड के लिए आप अलग से तैयारी करना चाहो तो वो अलग से कर सकते हो। वो उसमें इंडियन कल्चर का थोड़ा वो आप अलग से देख सकते हो, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली जो है बेसिक जो चीज़ें हैं, जैसे कल्चर आपको पढ़ना ही है, हिस्ट्री आपको राजस्थान की पढ़नी ही है, राजस्थान का ज्योग्राफी आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा साइकोलॉजी आपको, चाहे फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी आप पढ़ो, चाहे सेकंड ग्रेड की आपको पढ़ो, स्टार्टिंग तो आपको करनी ही पड़ेगी। आप वो फर्स्ट ग्रेड से कर लो या सेकंड ग्रेड से कर लो, अल्टीमेटली जो चीज़ें हैं, जो कंसेप्ट है साइकोलॉजी में, वो सेम ही है, सिमिलर होते हैं। थोड़ा बहुत सिलेबस का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन चीज़ें सिमिलर होती हैं। आपको मतलब आप जब सेकंड ग्रेड की भी आप पढ़ोगे तो आप फर्स्ट ग्रेड की इजीली खुद से कर लोगे, आप फर्स्ट ग्रेड की करोगे तो सेकंड ग्रेड की इजीली आप खुद से कर लोगे। तो इन दोनों ग्रेडों का सिस्टम यही है। मैथमेटिक्स से जो टीचर सेकंड ग्रेड का बनते हैं और फर्स्ट ग्रेड के बनते हैं, वो बहुत ही सिमिलर है, बहुत ज़्यादा दोनों में सिमिलरिटीज़ होती हैं। सिलेबस लगभग समान रहता है, कुछ चीज़ें उसमें एक्स्ट्रा है, कुछ उसमें नहीं है। तो आप खुद से जो है उस चीज़ को जो है अरेंज कर सकते हो, खुद के हिसाब से वो चीज़ें देख सकते हो। तो इसमें आप जीके के हिसाब से, मेरे हिसाब से आपको जो है कोचिंग आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर सेल्फ अगर आपने पहले ले रखी तो सेल्फ भी कर सकते हो। तो वो पैरेलली आपको चलाना पड़ेगा, मैथमेटिक्स के साथ पैरेलली आपको जीके का पोर्शन चलाना ही पड़ेगा। तो ये तो जीके जीएस वाली बात रही। अब आरपीएससी ग्रेड 1 का जो जीके जीएस का पेपर रहता है, उसमें कुछ छोटी छोटी सब्जेक्ट और रहती हैं, जैसे साइंस भी पढ़नी है, उसमें आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है,
तो ऐसी जो छोटी छोटी सब्जेक्ट है उनको प्रिसाइजली कहाँ से कवर किया जाए जिससे एग्जाम में भी मार्क्स अच्छे आ जाए, कम से कम ये जितने भी क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं उनमें से कम 50% क्वेश्चन तो सॉल्व कर पाए कम से कम, इतना सफिशिएंट रहता है। तो इतना कैसे उन छोटी जो सब्जेक्ट हैं उनको कितने समय में कैसे कम से कम टाइम में कैसे मैनेज करें उनको, इतना बड़ा सिलेबस जी के जीएस का होने के बाद भी, मैथमेटिक्स का होने के बाद भी, और फिर वो भी सिलेबस कवर करना है, तो वो कैसे करें, जो छोटी जो सब्जेक्ट हैं वो कैसे की जाए, हिंदी इंग्लिश जो। देखिए सर, बेसिकली जो स्कूल लेक्चर में जो फर्स्ट पेपर होता है जिसको हम जीएस का पेपर बोलते हैं, उसमें जीएस तो आता ही है, जैसे बेसिकली कल्चर, हिस्ट्री, हाँ जीके का पोर्शन, ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री भी आती है उसमें, ये तो आती है। साथ में कुछ जो है सब्जेक्ट्स और आते हैं उसमें, जैसे कि रीजनिंग, मैथमेटिक्स के आपको 20 नंबर की आ जाएगी, लगभग 10 नंबर की आपको मैथ इंग्लिश मिल जाएगी, 10 नंबर की आपको जो है उसमें हिंदी मिल जाती है, साइंस भी, और 10 नंबर की साइंस मिल जाती है। ये मेन बेसिकली 4 टॉपिक्स आपको जो मेजरली कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि इनका जो पोर्शन है लगभग कितना हो जाता है, 20 और 40 और 50 अंक का 50 मार्क्स का हो जाता है। और इनकी आपको मेरे हिसाब से इनकी स्पेशली कोचिंग नहीं करनी चाहिए इसमें, क्योंकि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से हो तो आपको रीजनिंग और मैथ के 20 नंबर तो आप अपने पॉकेट में मान के चलो, क्योंकि आप उसमें से 20 में से 15 प्लस तो लाओगे पहली बार। अब आपके पास 3 चीज़ें हैं, एक तो हिंदी है, एक आपके पास इंग्लिश है, और थर्ड जो है वो है साइंस। ये पढ़ने के लिए जब आपका एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, तो एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाता है, लगभग ऐसा होता है कि 1-2 महीने एग्जाम के बच रहे हैं, तो आप तब उन चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हो। मेरा मानना ये है कि इंग्लिश में आप बेसिकली 2 से 3 चीज़ देख के जा सकते हो, जैसे टेंस एक बार देख के चलेगी, क्योंकि टेंस का एक क्वेश्चन आ जाता है उसमें, एक आता ही है एक नरेशन का क्वेश्चन, एक जो है एक्टिव पॉजिटिव वॉइस का एक क्वेश्चन आ जाता है। ऐसे आपको जो स्मार्टली उन चीज़ों को करना पड़ेगा। आप ये चाहोगे कि मैं कंप्लीट इंग्लिश की ग्रामर पढ़ लूँ, तो वो मतलब एक नॉनसेंस हो जाता है, वो करना मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अगर ग्रामर पढ़ोगे तो फिर कैसे सब्जेक्ट पढ़ोगे, कैसे जीके के और पोर्शंस को कवर करोगे। तो आपको वहाँ पे इन 5 सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, स्मार्टली वर्क करना है। आपको केवल 4-4, 5-5 टॉपिक इनके पढ़ के जाने हैं। इंग्लिश में 4 से 5 टॉपिक पढ़ गया, उनमें से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और बेसिक इजी क्वेश्चन आते हैं 5 में से 2 से 3 तक क्वेश्चन आपके से इसमें इजीली आपके राइट हो जाएंगे। ऐसे ही आपको हिंदी में करना है। हिंदी में आपको देखो, हिंदी में आपको संधि पढ़ के जानी है, इस संधि में से एक क्वेश्चन आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपका उनमें से क्या बोलते हैं, समास में से एक क्वेश्चन आपका आ जाता है। इस टाइप से आपको हिंदी के भी जो है 4 से 5 टॉपिक जो है आपको इजी लगे सब्जेक्ट के हिसाब से, जो पिछले एग्जाम्स में, क्योंकि उन्हीं में से आता है, वो उसमें से पढ़ के चलेंगे। अब साइंस है, तो चूंकि साइंस में एक तो बायोलॉजी आती है, 1-2 क्वेश्चन बायोलॉजी का आ जाते हैं, 1-2 फिजिक्स के, 1-2 केमिस्ट्री का आ जाते हैं। उसमें मेरा मानना ये है कि आप किसी एक चीज़ को कम्प्लीटली छोड़ सकते हो। फिजिक्स आप, क्योंकि उसमें जो फिजिक्स आती है उसको आप, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वो फिजिक्स पढ़ी हुई होती है, मैथमेटिक्स में डायनामिक्स वगैरह वो आप कर लेते हो। केमिस्ट्री में आप किसी के कर लेते हो, मतलब बेसिकली थोड़ा बहुत नहीं कर पाते हो तो किसी के कोई नोट्स चलते हैं किसी कोचिंग के, वो आप देख सकते हो। तो ऐसे इन 2 साइंस को आप कवर कर सकते हो। बाकी मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स को जो करंट उस मैथ्स और रीजनिंग की ज़रूरत होती नहीं है, वो खुद से कर लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश को करना चाहिए, मेरा मानना है कि कम से कम 4 से 5 टॉपिक, अगर दोनों सब्जेक्ट्स में 4-4, 5-5 टॉपिक आप पढ़ जाते हो, तो आप 10 उसमें 20 नंबर में से आराम से 10 से 15 नंबर लेके आ सकते हो। अब सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ तक ये जो 1-1.5 साल की जो जर्नी रहती है, आपने बताया कि तैयारी में कम से कम 1-1.5 साल का टाइम लग जाता है, सिलेबस भी बहुत बड़ा है, और चलो इसको तो आदमी मैनेज कर लेता है, लेकिन चीज़ें क्या कंसिस्टेंटली चलती नहीं रह सकती हैं। ये बात हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं फ्लॉज आते रहते हैं, कहीं उतार चढ़ाव चलता रहता है। तो मेजर क्या क्या डिस्ट्रैक्शन आज के जो सोशल मीडिया का जो जमाना चल रहा है, इसमें क्या क्या मेजर डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं और उनसे कैसे बचा जाए और अपनी कंटिन्यूटी कैसे मैनेज करी जाए, सबसे बड़ी बात यही है। तैयारी करने वाले बहुत होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, पर जैसे डिस्ट्रैक्शन आ जाते हैं तो ऐसे डिस्ट्रैक्शंस पे क्या खुल के बात करी जाए, जिससे कि आने वाले लोग इसको वास्तविक रूप में समझें। इस इंटरव्यू को कहीं ऐसे नहीं ले कि हाँ ये सभी यथार्थवादी और आदर्शवादी बातें करते रहते हैं, ऐसे पढ़ें और मोटिवेशन बनता रहेगा। ये भी जानते हैं कि मोटिवेशन किसी का हमेशा बना नहीं रह सकता। तो कैसे मोटिवेशन मेंटेन किया जाए, कौन से डिस्ट्रैक्शन है जिनसे आदमी को बचा जाए, और वास्तविक रूप में जो डिस्ट्रैक्शन आते हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कैसे मैनेज करी जाए सारी चीज़ें, जिनसे उनसे बचते हुए अपने लक्ष्य की भी प्राप्ति हो और आदमी को तभी सेटिस्फेक्शन मिलता है।
बिल्कुल। तो कैसे इतने लंबे समय तक डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा रहा जा सकता है, ये बात बताइए आप। सर सबसे बड़ी चीज़ बेसिकली यही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, कितना टाइम ड्यूरेशन है, वो बिल्कुल आपको पता उस नहीं। वाले कंसेप्ट का किसी को कोई पता नहीं रहता। आप आज तैयारी स्टार्ट कर रहे हो सकता है एग्ज़ाम 4 महीने बाद हो जाए, हो सकता है एग्ज़ाम पिछले दिसंबर जनवरी में हो, हाँ, सही। 1 से 1.5 साल के बीच में कभी भी हो जाए एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में एक टाइम ड्यूरेशन आपको मिलेगा, ये श्योर बात है। अगर आप अभी से तैयारी करोगे आने वाली नेक्स्ट भर्तियों के लिए, तो आपको कम से कम मतलब 1.5 साल या 2 साल का समय नहीं, मिल 2 जाएगा। साल तो ज़्यादा हो गए। 1.5 साल मान लो। मतलब साल भर के अंदर एक आप मान सकते हो कि 1 साल के आप पेरिफेरेंस ले सकते हो कि 1 साल के अंदर अंदर 1 साल में कहीं भी कभी भी आपका एग्जाम हो सकता है। उस बीच में आपको क्या करना है कि आपका, क्योंकि आपका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि आपको, मेरा मानना तो ये है कि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हाँ। पहली बात। दूसरी बात, आपका जो बेस्ट मोटिवेशन जो निकल के आएगा ना, वो निकल के आएगा सेल्फ तैयारी करने से। जब आप तैयारी करोगे खुद से, चीज़ों को डेली आप करोगे, 7 दिन का 7 डेज का एक वीक होता है, उसमें आप ज़्यादा नहीं तो 6 दिन आप स्टडी कर सकते हो, 5 से 6 दिन स्टडी कर सकते हो, एक दिन आप बीच में रेस्ट ले सकते हो थोड़ा बहुत। उसमें आप कंटिन्यूटी, मैं ये नहीं करा कि आप 20 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, आपके अभी एग्जाम नहीं है। मेरा ये मानना 3 घंटे आप ग्रेजुएशन को दो, 2 से 3 घंटे आप 11th-12th को दो, और 2 से 3 घंटे आप दो जीके जीएस को। आपको अल्टीमेटली 8 घंटे पढ़ाई करनी है, 7 से 8 घंटे। अभी 8 घंटे आपको तैयारी करनी है। उस 8 घंटे के ड्यूरेशन में मेरा ये मानना है कि आप पूरे आपके हिसाब से आप जो है स्लॉट्स अरेंजमेंट कर सकते हो, कब मेरे को क्या तैयारी करनी है। इसके अलावा दूसरी चीज़, आपको जो बेसिकली अपने आप को इंगेज या अपने आप को जो है पॉजिटिवली रखने के लिए आप चीज़ों को, मतलब ऐसे नहीं कि आप हो सकता है कि एंजॉयमेंट कर सकते हो, कहीं खेलने जा सकते हो वीक में, या फिर ऐसे हो सकता है कि कोई घूमने भी जा सकते हो दोस्तों के साथ। एक ऐसा सर्कल हो आपका जिस दोस्तों के साथ हर 10-15 दिन में, क्योंकि अभी एग्जाम नहीं है, लेकिन आप अंडरग्राउंड अभी हो जाओगे तो फिर क्या है, वो 1-1.5 साल तक उसको झेलना मतलब टफ रहता है। तो अभी आपको कैसे तैयारी करनी है, एंजॉयली तैयारी करनी है, मतलब फिक्स है। पहली बात तो ये है कि ये 7 घंटे तो मेरे को कैसे भी करके देने। 7 के बाद मैं चाहे सोशल मीडिया चलाऊं, चाहे मैं कुछ भी करूं, आप कुछ भी कर सकते हो, मेरा मानना ये है, आप कुछ भी कर सकते हो। अदर जो डिस्ट्रैक्शंस जो हैं, जैसे कि आप मेनली सबसे बड़ा सोशल मीडिया हो जाता है। लेकिन मोबाइल से कई लोग कहते हैं मोबाइल से कतई कट ऑफ हो जाओ, तो ये तो संभव है नहीं। ये ऐसा नहीं, मोबाइल से कट ऑफ वाली बात, कई लोग देखिए ये ज्यादा आदर्शवादी सलाह देते हैं कि वो कीपैड वाला ले लो जिसमें भी टू टू करके वो नंबर बजते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो यार वो तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाता है। मेरा मानना कई लोग कर लेते होंगे, बात अलग है, पर अपन नहीं कर पाएंगे, ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे। मेरा मानना ये है सर कि आप कंप्लीटली किसी चीज़ से कट ऑफ होना चाहिए, लेकिन अभी आप अगर कट ऑफ हो जाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं एक जो है एवरेज स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ कि एवरेज जो स्टूडेंट है वो किसी कारणवश से किस प्रकार से जो है पढ़ाई में इन्वॉल्व हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसके जरिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 6 से 7 घंटे 8 घंटे, देखिए मैं मिनिमम लिमिट आपको बता रहा हूँ। मैक्सिमम आप इसको मेरे हिसाब से 10 घंटे पढ़ते हो, 12 घंटे पढ़ो, वो आप पे खुद पे डिपेंड करता है, खुद के आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है, कैसी आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मैं एक जनरल चीज़ बता रहा हूँ कि आप इतने अगर 7 से 8 घंटे रेगुलरली आप पढ़ोगे, डेली पढ़ोगे, महीने में आप 25 दिन पढ़ोगे, 20 दिन प्लस पढ़ोगे, तो आपको जो है इन चीज़ों में दिक्कत नहीं आएगी, मेरा मानना ये सही। और इस चीज़ों से क्या है, आप डिस्ट्रैक्शन से भी बचा सकता है, क्योंकि आपकी जब पढ़ाई रेगुलरली होगी तो पढ़ाई होने से आपको क्या है कि एक कॉन्फिडेंस आपको जो है बिल्डअप होगा, और जो है आप खुद से सेल्फ मोटिवेटेड होंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई होगी, साथ में जो आपका खुद का काम जो चल रहा है, जो भी आप कर रहे हो वो भी चलेगा। तो मेरा मानना है उससे जो है सेल्फ मोटिवेशन जो है क्रिएट होगा, और आप खुद से जो सेल्फ मोटिवेशन जो क्रिएट होता है, उससे मेरा मानना है कि जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है गायब हो जाते हैं, और आप जो है एक पथ की तरफ अग्रसर हो जाते हो। जी, चलिए बहुत बहुत बढ़िया। और इतनी सारी बातें, बुक लिस्ट वगैरह और पूरी स्ट्रेटेजी कैसी कैसी रहे, कितना समय कम से कम लगता है, इसके बारे में आपने हमको जानकारी दी। और इस वीडियो के माध्यम से आगे जितने आगे आने वाले जितने भी परीक्षार्थी हैं आरपीएससी के जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, सभी लाभान्वित होंगे। और इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।